हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। पिछला वीडियो में हम देखे थे कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस से इमेज कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन पार्ट है। ये कंक्लूजन है इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, है ना। इसमें से क्या है कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने होना, सॉरी लेंस के सामने होना है, और इमेज जो बनेगा वो इमेज ठीक लेंस के सामने ही बनेगा, ना कि ऑपोजिट साइड में, है ना। हमेशा यहाँ पे इमेज रियल नहीं, वर्चुअल और एरेक्ट बनता है ना। हमेशा इमेज वर्चुअल एंड एरेक्ट ये बनता है, और ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबसे सिंपल है। हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को फॉलो करेंगे। हम लोग हमेशा एक्स और वाई, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर हो जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। ये जो है सेंटर, ये सेंटर है 0। हम जब लेंस का बात करें तो लेंस में हमें दो लेंस पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो सरफेस है, तो दो सरफेस का एक अलग अलग सर्कल बनेगा। तो हमेशा क्या है कि प्रॉब्लम में जो है ना कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम इन सरफेस को लें या उन सरफेस को लें, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा जब भी लाइट आए, जो पहला सरफेस पे इंसिडेंट होगा उसी सरफेस को हम रेफरेंस मानेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे यदि हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस में इन दोनों में से लाइट पहले आके इन सरफेस पे स्ट्राइक करना है ना। तो सामने वाला सरफेस को हम रेफरेंस मानेंगे। तो यदि हम इस सर्कल को मान रहे हैं तो इसका सेंटर यानी कि 2F कहीं यहाँ लाई करेगा। ये जो है ये O है, ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों के बीच में ठीक सेंटर में यहाँ पे कहीं F लाई करेगा, है ना। ये हो गया F, इसका यदि हम डबल कर दें तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ F। तो यदि हम इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को आके ला के यहाँ शिफ्ट करें तो इसके उस साइड का सारा वैल्यू पॉजिटिव, इनके इस साइड का सारा वैल्यू निगेटिव। ऊपर सारा वैल्यू पॉजिटिव और इनके नीचे सारा वैल्यू निगेटिव, है ना। वहीं यदि हम बात करें कनकेव में, तो कनकेव में जो पहला सरफेस है वो पहला सरफेस ये है। यदि हम इस सर्कल का कहीं सेंटर निकालने का कोशिश करें तो ये हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। तो इनके लिए सेंटर 2F कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना। इसमें से O ऑप्टिकल सेंटर ये ठीक सेंटर में, लेंस का सेंटर में यहाँ पे कहीं O लाई करेगा। इन दोनों के ठीक बीच में F लाई करेगा, है ना। अब यदि क्वेश्चन में कुछ भी आए हमें न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे लिए पूछा कौन गया है। यदि कनकेव लेंस पूछा गया है तो कनकेव लेंस के लिए F निगेटिव होगा, है ना। यदि कन्वेक्स लेंस पूछा गया है तो कन्वेक्स लेंस के लिए F फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। इस साइड का सारा डिस्टेंस निगेटिव, इस साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव। ऊपर हाइट को यदि हम ऊपर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे यदि नाप रहे हैं तो निगेटिव। ये दोनों के लिए सेम है ना। ये सिमिलर है मिरर के, जैसे हम मिरर में भी ऐसा ही देखे थे ना, ये सेम पढ़े थे, है ना। अच्छा, अब यदि हम कनकेव और कन्वेक्स को एक समरी के तौर पे देखें तो सबसे पहले हम कन्वेक्स को देखते हैं ना। कन्वेक्स में अच्छा, कभी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या करेंगे, सामने रखना है। हमेशा जो है ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही होगा, है ना। यदि हम यहाँ पे लेंस बनाएं तो लेंस के ठीक सामने में U कहीं इस साइड में लाई करेगा, है ना।
तो यहाँ पे u हमेशा निगेटिव होगा। यदि हम कनकेव लेंस का बात करें तो कनकेव लेंस में भी ऑब्जेक्ट हमें हमेशा लेफ्ट ही रखना है, तो यहाँ पे भी u हमारा हमेशा निगेटिव ही होगा। तो u चाहे कोई भी लेंस हो हमेशा निगेटिव होगा, है ना। पर वही यदि हम बात करें v, तो v अधिकांश केस में पॉजिटिव होगा। सिर्फ एक केस है जिसमें से ये निगेटिव होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में रख रहे हैं, है ना। पर फिर भी यहाँ पे v का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होने का संभावना है। यदि पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज राइट साइड बना। इस साइड यदि इमेज बन रहा है तो ये ठीक है, लाइट आया, कहीं बेंड किया, इमेज बनाया, तो ये हमेशा रियल बनेगा इमेज, है ना। पॉजिटिव का मतलब है रियल इमेज, और वही यदि निगेटिव वैल्यू आया तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज। यदि v का वैल्यू निगेटिव आता है तो ये बन जाएगा वर्चुअल, है ना। यदि हम कनकेव लेंस का बात करें तो कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे v का वैल्यू भी निगेटिव ही होगा। यदि गलती से न्यूमेरिकल में कभी भी v का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना है कि हमारा आंसर गलत है ना। फिर इसको सुधारने का ज़रूरत है ना। इसके बाद यदि हम h का बात करें तो h हम यहाँ पे ये दूरी जो ले रहे हैं h, ऑब्जेक्ट हमेशा हम अपराइट ही रखते हैं ना, कभी भी ऑब्जेक्ट को टेढ़ा नहीं रखते हैं, हमेशा ये ऊपर के डायरेक्शन में ही रहेगा और ऊपर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना है। तो यहाँ पे हम h को भी हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव हो। तो इस केस में भी h हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। हाँ, यदि हम बात करें इमेज का, तो इमेज का हम यदि कन्वेक्स लेंस का बात करें तो इमेज यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अधिकांश केस में नेगेटिव ही होगा, सिर्फ एक केस में ये पॉजिटिव होगा, है ना। पर होगा तो दोनों, है ना। यदि h डैश पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या है, और h डैश यदि निगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है? h डैश पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इमेज हमारा अपराइट है ना। इमेज हमारा अपराइट है। निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड हो गया, है ना। सेम केस यदि हम कनकेव लेंस में देखें तो कनकेव लेंस में h डैश ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है कि ये हमेशा इमेज अपराइट बनाएगा, है ना। ठीक है, इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लेंस का न्यूमेरिकल बनाना है। लेंस का न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस का फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंस नहीं है, हाँ, पर फॉर्मूला इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। ये भी सिमिलर टू मिरर ही है, हाँ, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है ना। मिरर में हम क्या पढ़े थे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। यदि हम साइन कन्वेंशन को देखें तो दोनों से मिला के यदि हम सोल्व करें तो सारा प्रोसीड्यूर सेम ही रहता है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर आ सकता है ना। बाकी हर प्रॉब्लम में वही करना है, एलसीएम लेना है, जोड़ना है या घटाना है, इतना में आंसर आ जाना है ना। ये जो है हमारे लिए मेन फॉर्मूला है ना,
1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हाँ, यदि आप कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हमको f निकालना है तो यहाँ पे f निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो u भी एलसीएम हो जाएगा, है ना। u भी यदि एलसीएम होगा तो u को इधर लेते हैं, तो ये होता है u माइनस v/u v, है ना। ये हो गया 1/f। यदि हम बात करें f का तो ये हो जाएगा u/u माइनस v, है ना। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये आसानी से एक स्टेप में यदि हमें आंसर चाहिए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। वहीं यदि हमें v का वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, है ना। यदि हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये u इंटू एफ एलसीएम हो जाएगा। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो u प्लस एफ बाय यू एफ, ये निकल गया 1/v। यदि हम बात करें v का तो v का वैल्यू होगा यू एफ बाय यू प्लस एफ, है ना। यदि हमें u निकालने के लिए बोला जाए तो इनके लिए शॉर्टकट जो फॉर्मूला होगा वो कैसे आएगा, तो हम लिखते हैं 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, है ना। इस टर्म को हम इस साइड लेते आए तो पॉजिटिव हो गया, इस टर्म को यदि हम उस साइड ले जा रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा 1/u इक्वल टू, यहाँ पे v इंटू एफ एलसीएम आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं f माइनस v/vf। यदि हम बात करें u का तो ये हो जाएगा vf/f माइनस v, है ना। ये तीनों जो है शॉर्टकट फॉर्मूला है ना। अधिकांश कोशिश करना है पहले इससे बनाने के लिए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है ना ज़्यादा जरूरी होता है ना। आंसर लाना तो कंपटीशन का बात है, कंपटीशन में यदि आंसर लाना है तो शॉर्टकट लाएंगे, पर वैसे लॉन्ग टर्म ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये फ़ायदा होता है, हम जो है कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन ये बताता है ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितने गुना लार्ज हुआ या तो डिमिनिश्ड हुआ, है ना। हाउ मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h, है ना। पर ये यदि हम लेंस का बात करें तो उसको यदि हम v और u के टर्म में लिखें तो उसका वैल्यू हो जाता है v/u, है ना। यदि हम मिरर से आए लेंस में तो वहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस का ही तो अंतर हो रहा है ना। हम मिरर में पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v/u, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस v/u। बाकी सारा चीज़ क्या है, सेम है ना। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब क्या है कि फॉर्मूला जानने से क्या है, ये रट लेना उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। इसका इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए, है ना। तो आते हैं कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी बनाते हैं, है ना। अच्छा, यदि न्यूमेरिकल में जैसे हम जाएं तो सबसे पहले तो पढ़ना है कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है ना। या तो वो लेंस से क्वेश्चन होगा या तो मिरर से होगा, है ना। यदि मिरर से क्वेश्चन है तो कनकेव होगा या तो कन्वेक्स होगा, यदि लेंस से है तो भी कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। तो सबसे पहले ये हमें पहचानना है ताकि हम उनके अनुसार से लेंस या तो मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे और f या v का वैल्यू हम प्लस या तो माइनस उसके अनुसार से पुट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन में आए तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है। कहाँ से, कन्वेक्स लेंस से, है ना। तो कन्वेक्स लेंस का जो है हम माइंड में एक डायग्राम बना लेंगे और ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर कहीं सामने में रखा हुआ है। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर कहीं सामने में रखा हुआ है ना। और इसमें से दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर।
तो इसमें से यदि हम पहला सरफेस देखें, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है ना, लाइट आके पहला पे टकराएगा, ये सेकंड सरफेस है ना। तो पहला सरफेस का जो सेंटर होना है वो कहीं उस साइड होना है, तो C जो है ना कहीं इधर होगा 2F, F जो है ना कहीं यहाँ पे होगा, और F का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, गिवन डाटा इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टेप मार्किंग आ जाए, कभी यदि आपसे आंसर नहीं आए तो कुछ प्रोसेस जो है हम यहाँ से देख के जो लिख दिए तो शायद कुछ नंबर तो मिल ही सकता है ना। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे U दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। अब इसका जो है हम डायरेक्शन नाप रहे हैं इस साइड, लेफ्ट साइड में, इसको हम माइनस बोल देंगे। यदि हम F का बात करें तो F जो है राइट साइड में है, तो F का वैल्यू +20 सेंटीमीटर रख देंगे। इसमें से निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज का पोजीशन, इमेज को हम डिनोट करते हैं V से, तो V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, हमें V निकालना है। हमारे लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो 1/f कितना दिया हुआ है 1/20 इक्वल टू 1/v तो निकालना ही है, माइनस 1/u, u कितना दिया हुआ है -30, माइनस माइनस कट गया, फिर इसको यदि पॉजिटिव है इस साइड लाएं तो ये माइनस टर्म में आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v, है ना। अब यदि हम यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/v। 3 में यदि 2 घटाएं तो कितना हो जाएगा 1, और 1 डिवाइड बाई 60 तो ये 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, है या नहीं। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है मिरर का हो या लेंस का हो, इसमें से चूंकि एक ही फॉर्मूला है तो इसमें से कॉन्सेप्ट जो है ना एक ही है ना। यदि कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जाए तो 2 से 3 सवाल जो है ना काफ़ी है समझने के लिए। हाँ, यदि फिर भी यदि हम बनाते जा रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन तो वहाँ से क्या होगा कि सवाल जो है ना रट जाएगा, है ना। फिर कभी यदि क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना, सारा चीज़ दिमाग में सेट रहेगा, है ना, तो वो आसान होता है। तो कोशिश करना है कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके, है ना। तो इसमें से 10 सवाल यहाँ पे है, मैं कुछ 4 से 5 सवाल बनाऊंगा, बाकी जो है आप लोगों को बनाना है, वो होमवर्क रहेगा, है ना। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक कनकेव लेंस। सबसे पहले पता करना है कि क्वेश्चन है किससे, किन से है, ये कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, पहला सरफेस ये है तो 15 सेंटीमीटर कहीं यहाँ हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ से और 5 कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कितने पे है 20 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है ना। निकालना क्या है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, भी निकालने के लिए बोला गया है ना। तो गिवन डाटा लिखना है, दिया क्या क्या गया है, एफ दिया गया है, यू दिया गया है, भी निकालना है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u इक्वल टू -20 cm। तो u तो हमेशा माइनस ही होना है, तो इसमें से कंफ्यूजन है नहीं। हाँ, यदि बोला जाए f तो f चूंकि ये कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस का पहला सरफेस कुछ सर्कल इस साइड बनाएगा, लेफ्ट साइड बनाएगा, तो f का वैल्यू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब भी जो है निकालना है ना। फिर से फॉर्मूला सेम है ना, हमेशा जो है यही रिपीट होना है ना। तो इसको क्या करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/-15 इक्वल टू 1/v, ये तो निकालना ही है। अच्छा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस
ये प्लस हो जाएगा। फिर प्लस को यदि हम इस साइड ले आए तो फिर वो माइनस ही हो जाना है ना, तो -1/20 -1/15 है ना। ठीक है, इसमें भी कुछ 60 लेके बना देते हैं, 20 40 20 दिया 60 मैंने चौके है ना। अच्छा, यहाँ पे -3 और -4 मिल के बन जाएगा -7 है ना। तो ये हो जाएगा -7/60 इक्वल टू 1/v। यदि हमको v निकालना है तो वो हो जाएगा -60/7 सेंटीमीटर है ना। दोनों सवाल जो है सेम था, बस सिर्फ प्लस या तो माइनस का अंतर आ रहा है ना, कनकेव या तो कन्वेक्स हो जाने पे है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले लेंस दिया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, इमेज का दूरी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है ना, और ये लेंस कौन सा दिया है, कन्वेक्स दिया हुआ है, तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस है ना। इमेज कहीं पे बना रहा है 40 सेंटीमीटर पे। When the object is placed 60 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट जो है कहीं पे यहाँ पे होगा u इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है ना। कैलकुलेट फोकल लेंथ है ना, f निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे u इक्वल टू -60, v इक्वल टू +40, राइट साइड है, f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है ना। सिंपल है, इनको सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस है ना। ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है 12 सेंटीमीटर पे है ना। From convex lens and a virtual image is formed at 24 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज, यदि ये इमेज उस साइड बनता तो वो रियल इमेज होता। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया कि इमेज इस साइड बन रहा है, और 24 सेंटीमीटर ये कहीं और दूर होगा, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, भी हो गया -24 सेंटीमीटर है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। अब फिर से ये जब पता हो गया तो फिर यहाँ से डायरेक्ट f निकालना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है ना। सारा क्वेश्चन जो है हम ही सॉल्व नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये होमवर्क के तौर पे है, जिनसे ना बने तो ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से सॉल्यूशन देखना है ना। ये ज़्यादा डाटा भी जो है ना कम्प्लेक्स नहीं है कि जोड़ घटाव गुना भाग में जो है गलत हो जाना है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, बनाते जाना है ना। फिर भी हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, जैसे ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस मतलब फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, हाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है निगेटिव। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यहाँ पे u पूछ रहा है, तो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो डैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये भी दिया हुआ है ना। तो बाकी इसको सॉल्व करना है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो एक यहाँ पे कौन सा लेंस दिया हुआ है, कन्वेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, दिमाग में या तो पेपर में डायग्राम बना देना है ना, एक रफ जो है ना बनाना है कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है ना। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा है ना। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +2 है ना, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m इक्वल टू +2। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो यहाँ पे u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इमेज डिस्टेंस, फाइंड इमेज डिस्टेंस। हमको भी निकालना है, f भी निकालना है। f निकालने के लिए तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं, हाँ
पर यदि भी पूछा जा रहा है यहाँ पे लेंस के थ्रू, मैग्निफिकेशन के थ्रू, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाय यू। मैग्निफिकेशन दिया गया है 2, तो ये बराबर हो जाएगा v, तो हमको निकालना ही है, और u का वैल्यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। यदि हम v निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, है ना। अब u पता है, v पता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसे हम f निकाल सकते हैं ना। तो बाकी जो है ना सॉल्यूशन जो है खुद से करना है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको अपने से बना के प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, इसमें से h दिया हुआ है, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का मतलब हो गया कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर मतलब निगेटिव हो गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, है ना, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और खुद बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट लेना है, फिर खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट लेना है, सॉल्व करना है। ना बने तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में प्रोवाइड रहेगा, है ना। अच्छा, अब आते हैं पावर ऑफ ए लेंस, है ना। अब लेंस जो है कितने फ्रैक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, जूम कर रहा है ना, डिमिनिश कर रहा है, तो ये सब जानने के लिए हम क्या करेंगे, पावर ऑफ ए लेंस पढ़ेंगे, है ना। इसका भी डेरिवेशन नहीं है, पावर ऑफ ए लेंस का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो फोकल लेंथ दे रहे हैं विथ साइन देना है, प्लस या माइनस। कौन सा लेंस है, यदि कनकेव लेंस होगा तो कनकेव लेंस के लिए फोकल को माइनस में लिखेंगे, और कन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव में लिखेंगे। हाँ, साइन के अलावा ये हमेशा मीटर में ही लिखेंगे, ऑलवेज इन SI यूनिट। न्यूमेरिकल में हम सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल रहे थे, है ना, वहाँ पे चल जा रहा था, पर यहाँ पे क्या है कि यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना। ऑलवेज इन मीटर में रखना है, फोकल लेंथ जो है हमेशा मीटर में रखना है, प्लस विथ सिंबल, प्लस या तो माइनस, साइन के साथ लिखना है। हाँ, यदि ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो है ना हमारे पास मल्टीपल लेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक लेंस है ये, सपोज मान लेते हैं ये है लेंस है, दूसरा लेंस है। यदि हम मल्टीपल लेंस को एक के बाद एक ऐसे रखें कि जैसे कि ये एक लेंस है, फिर से दोबारा दूसरा लेंस है, फिर से ये एक लेंस है, मान लेते हैं ये लेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मल्टीपल लेंस है ना। यदि हमको सभी को मिलाने के बाद यदि हमको कंबाइन पावर चाहिए, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, P, तो ये हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ये चलते जाएगा, है ना। पावर ऑफ लेंस यहाँ पे 3 था, हम 3 लिखे, 5 रहता तो 5 लिखते, जितना है वो लिखते जाना, है ना। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस चलते चलते जाएगा, है ना। क्लियर है। आते हैं अब इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। कभी भी साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, कब समझना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब न्यूमेरिकल बन जाए तो समझना है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पे है। वैसे तो थ्योरी में क्या है, कोई भी रट के बैठ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिए। हैज ए फोकल लेंथ f ऑफ 25, यहाँ पे f दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
मीटर। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये एफ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। चूंकि लेंस दिया हुआ है कॉन्वेक्स, तो पहला सरफेस ये है, तो इनका कहीं सेंटर जो है ना राइट साइड में होना है, तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अच्छा, फिर यदि देखें ध्यान से, ये सेंटीमीटर में है, हमको फोकल लेंथ चाहिए हमेशा मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 डिवाइड कर देंगे 100, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 नहीं हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। तो F हो गया 1/4। हमें पावर निकालना था, पावर इजकल टू 1/F, ये हो गया 1/4। ये वैल्यू ऊपर की ओर चला जाएगा, तो पावर हो जाएगा 4, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव में है ना, ये पावर है +4। हाँ, इसके बाद जो है इसका यूनिट भी लिखना जरूरी है, हमेशा जो है यूनिट लिखना जरूरी है। हम यदि सिर्फ 4 लिख के छोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, हमेशा लिखना है D, है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज गिवन अस -4.0, ये पावर दिया हुआ है -4.0 D। तो इसमें से निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/F। ये दिया हुआ वैल्यू -4 इक्वल टू 1/F, तो F का वैल्यू हो जाएगा 1/4, निगेटिव माइनस हो जाएगा, है ना। तो F का वैल्यू हो जाएगा -1/4, तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, यदि हम माइनस देखें तो माइनस का मतलब कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। पहला सरफेस का सेंटर या फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होगा, तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ, ये जो लेंस है ये होगा कनकेव लेंस में, है ना। इसमें दिया हुआ तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं है ना। इसी तरह से कुछ और सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है और ये होमवर्क के तौर पे लेना है। क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बनाना है, सॉल्यूशन जो है PDF में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपल है, बस डिवाइड करना है। ये है लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से सॉल्व करना है ना। हाँ, अब आते हैं रिफ्रैक्शन का जो है कुछ एप्लीकेशन पार्ट। रिफ्रैक्शन जो है पहले तो एक ग्लास स्लेब में पढ़ सकते हैं, एक जो है हम प्रिज्म में पढ़ सकते हैं ना। तो ग्लास स्लेब बहुत सिंपल है, वो हम पहले भी बताए थे। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जैसे कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई एक मीडियम होगा, वो एयर है, ये ग्लास है, और इसके बाद फिर से ये एयर है ना। तो प्रिज्म जो है ये एंगल जो होता है इसको बोलते हैं ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू एंगल ऑफ। यहां पे जो रिफ्रैक्शन होना है ये दो भाग में होता है ना। सबसे पहले तो ये रेयर मीडियम से आया, स्ट्राइक किया और ये डेंसर मीडियम में गया, तो ये बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल हो गया, पहला रिफ्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ से जब पास होगा तो ये ग्लास है, ग्लास के बाद वो एयर है, तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया, तो ये फिर से बेंड करेगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना। ये लाइट आते हुए नजर आ रहा है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन हो गया तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना।
अब यदि हम यहाँ पे यदि इसके लिए पढ़ें तो इन सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पे हम इसके लिए अलग सा टर्म यूज करते हैं, चूंकि यहाँ से लाइट इमर्ज हो रहा है, इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम रिफ्रैक्टेड नहीं करके इसका अलग सा नाम दे दिया है इमर्जेंट रे, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए इसका नाम ही अलग रख दिया गया। क्या है ये? इमर्जेंट रे, है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया I2, या तो हम इसको E लिख सकते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। E से इमर्जेंट और E से एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल है रिफ्रैक्शन, ये R1 R2 है ना। जनरली जो केस होता है हमेशा जो है ये I और R हमेशा वेरी करते रहता है, पर एक कंडीशन होता है कि जिसमें ये जो है पैरेलल होगा बेस से। यदि ये दोनों पैरेलल है तो उसमें R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, है ना। ये एक स्पेशल केस है, और वही केस है जबकि ये मिनिमम बेंड होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे यदि हम देखें कि यदि न्यूमेरिकल आ जाए कहीं पे आई और डेल क्या है, तो हम यहाँ पे देखें कि ये लाइट जो है जाना था इधर पर चला गया इधर, तो इसमें से क्या हो गया कि ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये पहला सरफेस के लिए हो गया, है ना। उसी तरह से यहाँ से लाइट का यदि हम देखें तो ये जाना था कहीं यहाँ से और ये डिफ्लेक्शन हुआ कुछ यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे डेल 2, है ना। दोनों डिफ्लेक्शन को यदि हम जोड़ें तो ये टोटल डिफ्लेक्शन हो गया। लाइट को जाना था यहाँ से और लाइट गया कहाँ से? यहाँ से। इन दोनों के बीच में यदि हम डिफ्लेक्शन देखें तो ये हो जाएगा कहीं डेल। डेल का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ये सरफेस। इसको हम यदि कलर बदल दें, हम यदि ये क्वाड्रिलेटरल को लें, ये सम जो है 360 डिग्री होना है ना। ये एंगल है ए, और ये तो ऑलरेडी पता है कि ये नॉर्मल ही हम ड्रॉ किए हैं, तो ये 90 + 90 180 हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम 180 ही होना है। तो यदि हम बोलें कि ये एंगल कितना है तो हम बोलेंगे ये एंगल है 180 माइनस ए, है ना। टोटल एंगल था 360, 360 में ये दोनों नॉर्मल है तो 90 और 90 घट गया तो बचा 180, और 180 ये दोनों में मिल रहा है, तो इस एंगल को भी हम साइड कर लें तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस ए। ये क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रायंगल है। यदि हम ये ट्रायंगल को कंसिडर करें तो ये ट्रायंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है ना। ट्रायंगल का सम 180 डिग्री का मतलब हो गया कि R1 + R2 प्लस ये n इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि हम फिर से ये एंगल n का वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कुछ ये हो जाएगा 180 माइनस R1 + R2 हो गया ना। चूंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों को यदि हम इक्वेट कर दें तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए इक्वल टू 180 माइनस R1 + R2। तो यहाँ से पता चलेगा ए जो है वो R1 + R2 के बराबर है ना। अच्छा, ये हो गया कि ए जो है इनके बराबर है ना। हमको यदि निकालना हो कि ये डेल जो है ये एंगल कितना है, तो ये डेल कितना होगा, इस ट्रायंगल को यदि हम ध्यान दें
तो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल। तो हम डेल को डेल 1 प्लस डेल 2 लिख सकते हैं। अब यदि पूछा जाए कि ये कितना है डेल 1, तो हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये यदि आई है तो ये टोटल एंगल भी आई होगा, है ना। इसको कहीं फिर से हम बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से सरफेस है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आया, ये सीधा ऐसे जाना था पर है ना। तो I बराबर R1 प्लस डेल होगा, यहाँ से I बराबर R1 प्लस डेल। तो यदि हम डेल का वैल्यू निकालें तो ये I माइनस R1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से सेम टू सेम हम यहाँ पे भी इस डेल 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये हो जाएगा E माइनस R2, तो डेल 1 कितना आया I माइनस R1 प्लस डेल 2 कितना आ जाएगा E माइनस R2। तो यदि हम डेल का वैल्यू निकालें I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इसी को हम यदि R1 प्लस R2 के जगह पे हम A लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे डेल का वैल्यू हो जाएगा I प्लस E माइनस A, है ना। अच्छा, इसको जो है डेरिवेशन जो है ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमको रिजल्ट पता होना चाहिए, है ना। डेरिवेशन जो है सिलेबस में नहीं है, इसीलिए उसको जानना भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यह है कि यदि हम एक वाइट लाइट को, जैसे सनलाइट है, सनलाइट वाइट कलर है ना, तो वाइट लाइट जो है डिफरेंट कलर से बना हुआ है ना, वो 7 कलर से बना हुआ है, रेनबो बोलते हैं ना, रेनबो 7 कलर होता है। तो लाइट को क्या होता है कि लाइट में हर एक अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का लाइट उसमें मिला हुआ रहता है ना। और डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का लाइट को जब ऑब्स्टेकल आ जाए तो उनका स्पीड का जो वेरिएशन होता है वो भी सभी का डिफरेंट हो जाता है ना। किन्हीं का स्पीड ज़्यादा रुकावट होगा और किन्हीं का स्पीड कम रुकावट होगा। जिनका स्पीड में कम रुकावट होगा वो कम बेंड करेगा, जिनका स्पीड में ज़्यादा रुकावट होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा, है ना। इस तरह से यदि अलग अलग बेंड कर रहा है तो ये वाइट लाइट जो है अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यदि पूछा जाए ये क्यों होता है तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वाइट लाइट जो है मल्टीपल कलर से बना हुआ रहता है ना, वाइट लाइट मल्टीपल। अब ये लाइट में जो है कलर नहीं रहता है ना, ये कलर जो है उस एनर्जी को, लाइट को जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे जो चल रहा है तो वो हमारे आँख में जो कैच करता है तो उनके अनुसार से हमारा आई जो है वो ये इमेज बना पाता है ना। हो सकता है कि किसी और जानवर को ये ऐसा ना दिखे, वो किसी और कलर का दिखे, है ना। तो वो डिपेंड करता है आई का सेंसिटिविटी पे कि वो उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को किस तरह से समझ रहा है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी लाइट का वाइट लाइट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये वाइट लाइट होना चाहिए। तो वाइट लाइट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है लाइट साथ में रहता है और हर एक लाइट जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उसके कारण अलग अलग रुकावट यहाँ पे उत्पन्न होगा, जिसके कारण जिनमें कम रुकावट हुआ वो कम डिस्पर्सन हुआ, बेंड हुआ, और जिसमें ज़्यादा रुकावट वो ज़्यादा बेंड हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है कि इनका सीरियली जो है ना हमें याद करना है। जैसे रेड है आर, ओ यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 6 ही है, कोई बात नहीं है। ये जो है एक
मिस प्रिंट हुआ है ना, कोई बात नहीं है। इसको जो है ना बस सीरियली जो है ना याद कर लेना है कि कौन कौन सा जो है ना लाइट स्प्रेड होता है ना, उसको सीरियली याद करना है। विवजियोर या तो रोजी विव ऐसे करके कुछ याद कर लेना है ना। इससे क्या पता चलेगा कि ये कौन सा लाइट किस अरेंजमेंट में है ना। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना होता है कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन कि कोई भी लाइट यदि स्प्रेड हो रहा है ना, जैसे ये रेड लाइट को बनाए तो रेड लाइट कुछ इस तरह से जो है ना बाहर निकलते हुए नजर आया। उसी तरह से यदि हम वायलेट को लें, वायलेट नहीं है तो ब्लू है, कोई बात नहीं, तो वो कुछ इस तरह से एंगल में बाहर आते हुए नजर आया है ना। इन दोनों को यदि हम पीछे आके कहीं मिला दें, ये कहीं आके यहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ये कितना एंगल में ये बेंड हो रहा है ना। अच्छा, इसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये जो है क्या होता है कि रिफ्रैक्शन जो है यदि हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में यदि लाइट को पास करें तो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पानी है और ऊपर में एयर है। पानी जो है ये डेंसर मीडियम है ना। ये क्या है, डेंसर मीडियम, और ऊपर जो एयर है ये रेयर मीडियम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है कि लाइट पास होना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ना कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो पहला कंडीशन ये है। उसके बाद यदि हम देखें कि यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में यदि कोई लाइट पास हो रहा है तो वो अवे बेंड होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं लाइट आया, हाँ, लाइट जैसे जैसे आया तो ये जो है ना अवे बेंड हो रहा है ना। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें, ये एंगल जो है ना कुछ इस तरह से बेंड हो रहा है। यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाएं तो ये भी जो है घूमते जाएगा ना, है या नहीं। मान लेते हैं ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे, है ना। अच्छा चलो 1 मिनट, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, है ना। हम इसको जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते जाएंगे तो ये भी जो है ना क्लोज आते जाएगा। पर वहीं यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को यदि बढ़ा रहे हैं तो ये जो है झुकते 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 एक पॉइंट आएगा जब ये परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल हो जाएगा इसका, ये इसी लाइन में मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखें कि आई का वैल्यू कम है तो आर का भी वैल्यू कम है। आई का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते गए तो यहाँ पे भी ये ज़्यादा झुकाव हो गया इधर, है ना। अब यहाँ से यदि कंपेयर करें तो ये झुक रहा है इधर, इसको हम जैसे जैसे इधर ले जा रहे हैं तो ये झुक रहा है ना। यहाँ पे हम और भी ज़्यादा आई को बढ़ा दिए तो आर भी बढ़ गया। करते करते यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि जब यहाँ पे आई है, आई इक्वल टू आई सी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आई सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइट इधर से पास कर गया, मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, है ना। आर का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि ये झुकते 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 ये इसी लाइन में मिल जाएगा। वो पॉइंट पे जब रिफ्रैक्टेड रे जो है ये सरफेस पे मिल जाए तो उस समय हम बोलेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। और जो इंसिडेंट एंगल है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना। तो यहाँ पे आई क्या है, क्रिटिकल एंगल, और उनके रेस्पेक्ट में आर क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, है ना। अब यदि हम क्या करें कि इसको और भी हम आर को आई को बढ़ाते जाएं तो अब जो है ये नीचे की ओर देखो झुक जाएगा, है ना। ये नीचे की ओर झुकते चला जाएगा। तो यहाँ पे
अब बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट थोड़ा सा भी उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसको बोलते हैं 100% रिफ्लेक्शन। तो 100% रिफ्लेक्शन को बोलते हैं टोटल। और ये जो है इंटरनल हुआ ना, इसके अंदर में ही रह गया ना, बाहर तो गया ही नहीं, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR। TIR का मतलब हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, अब यदि यहाँ पे कहीं बोलेगा कि एंगल निकालो कि क्या है नहीं है I और R का, तो हम यहाँ से बोलेंगे साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू होता है। साइन I क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, तो हम लिखेंगे साइन I C लगा देंगे, C का मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल, है ना। साइन R कितना है, साइन R 90 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू। साइन 90 का मतलब कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम लिखेंगे साइन IC इक्वल टू म्यू। अब ये जो म्यू है, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है ये म्यू क्या है ना। आते हैं नेक्स्ट, इनसे जो है न्यूमेरिकल आता नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है, इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है ना, हम लोग नेट यूज करते हैं, नेट यूज जो करते हैं तो उसके लिए एक डाटा केबल होता है ना, वो समुद्र के थ्रू जो है ना उसको बिछा के एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट लाया जाता है ना। तो उस वायर जो है, वो वायर में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं उसको, है ना। उसमें से क्या होता है कि वो लेयर जो है कुछ इस तरह से होता है, अंदर में क्या है कि खाली है, ये रेयर मीडियम है। ये जो वाइट दिख रहा है, ये वाइट क्या है, रेयर मीडियम है कुछ। सॉरी ये गलत हो गया, इसको बोलते हैं, ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में जाएगा तो फिर तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, TIR होगा ही नहीं, है ना। फिर ये कहीं रेयर मीडियम हो गया, है ना। तो डेंसर मीडियम है, इसके सराउंडिंग में रेयर मीडियम है। कभी भी लाइट यदि डेंसर से रेयर में जा रहा है तभी जो है ना टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होना है, इसीलिए डेंसर मीडियम है। और बाहर में इसके बाद जो है ना इसमें प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए ना, है ना। इतना मेहनत से हम यदि केबल को बनाए तो इसका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए ना। तो ये कवर है ना, क्लेडिंग बोलो या कवर बोलो, ये जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना। अब क्या है कि इसमें से यदि हम कोई लाइट को फोकस करें तो ये लाइट जो है कुछ ऐसा एंगल से फोकस किया जाता है जिसका कि एंगल ऑफ क्रिटिकल, जो क्रिटिकल एंगल होता है उनसे ये इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होना चाहिए, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये आई होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है ये रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो ये क्या है कि फिर जो है केबल को हम यदि बेंड भी कर दें तो भी लाइट या तो सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जो है ना बहुत, एक तो खिलौना भी होता है ना, कभी कभी मार्केट में जब जाएं तो वहाँ पे एक छोटा सा खिलौना होता है, उससे बहुत सारा वायर निकला हुआ रहता है, उसमें से लाइट जो है ना जलते हुए नजर आता है ना, देखे होगे। अच्छा, इसके बाद है कुछ मिराज है। मिराज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि धूप में, गर्मी के, ये जो है अधिकांश जो है ना गर्मी के सीजन में ही होता है। तो गर्मी के सीजन में क्या होता है
कि ज़्यादा गर्म होने के कारण सरफेस जो होता है, मिट्टी जो होता है, वो ज़्यादा तिप जाता है। ज़्यादा तिप जाने का मतलब हो गया कि उसका जो एयर है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और एयर जो है रेयर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम बन जाएगा। और उन एयर के ऊपर में जो हवा रहेगा वो ठंडा रहेगा। ठंडा है वो डेंसर रहेगा। और हम जब ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पे डेंसर एयर है, उसके नीचे में रेयर एयर है। तो हम जो है कोई भी चीज़ यदि देखेंगे तो वो हमारा लाइट से जो निकलेगा, रे जो निकलेगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, है ना। यदि हम यहाँ पे सरफेस देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हम यदि कहीं यहाँ से देख रहे हैं तो हम नीचे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर है ना। इस तरह से बहुत सारा लेयर है। अब क्या है? ये रेयर मीडियम है, इससे ऊपर इससे थोड़ा सा डेंसर मीडियम, इससे थोड़ा सा और डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम, धीरे धीरे डेंसर मीडियम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, है ना। अब जब रिफ्रैक्शन होना है तो रिफ्रैक्शन जो है ना हर एक सरफेस पे होना है ना, है ना। ये छोटा छोटा जो है वर्चुअल सरफेस बना हुआ है ना, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा? हमेशा जो है ये बेंड होगा, लाइट हमेशा अवे। जैसे कि ऊपर में है डेंसर मीडियम और ये यदि रेयर मीडियम में जा रहा है तो हमेशा जो है ना थोड़ा सा बेंड हो रहा है ना। ये थोड़ा थोड़ा बेंड होते 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 क्या होगा? ये धीरे धीरे इस तरह से होते जाएगा, है ना। तो एक समय के बाद क्या होगा कि आई जो है घटते 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 क्रिटिकल एंगल, सॉरी घटते नहीं, बढ़ते हुए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। आई जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो लाइट जो है फिर रिफ्रैक्शन नहीं होके फिर वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए अब जो है हम देख रहे थे नीचे, पर लाइट जो है ना बेंड करके चला गया ऊपर, है ना। तो ये जो पेड़ है हमें लगेगा कि नीचे है और हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि पानी बिछा हो। अब पानी में जो है रिफ्लेक्शन होके हमें कोई इमेज दिख रहा है ना। तो ये अधिकांश गर्मी के मौसम में होता है, ठंडी के मौसम में ये देखने को नहीं मिलता है ना। और टोटल रिफ्लेक्शन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका जो है ना प्रिज्म वगैरह में जो है ना यूज होता है। जैसे कि एक प्रिज्म है ना, हम जो है यहाँ से लाइट पास किए, यहाँ से टकरा के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ से बेंड करके जो है कहीं इधर ही आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे आई से यदि देख रहे हैं तो हमें यहाँ का ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। तो ये सब जो है कुछ एप्लीकेशन पार्ट है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा लाइट का, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई से, है ना। ये नेक्स्ट चैप्टर में है। यहाँ पे क्या है कि लाइट का कुछ इस्तेमाल जो है, अब चूंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो हम बता देते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ना। कि जैसे कि हम यदि देख रहे हैं कि ये मार्कर है, ब्लैक है, इसका मतलब ये हमें दिखाई क्यों पड़ा, ये यदि जानना है तो कहीं न कहीं से लाइट इस पर आ रहा होगा, इस पे स्ट्राइक किया, इस पे से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट जो है ना हमारे आई में गया होगा। आई में जाने के बाद जो है यहाँ पे लेंस से वो कन्वर्ज होके कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बनाएगा। और वो इमेज बनेगा कहाँ पे? तो ये एक रेटिना है जिसको हम एक स्क्रीन के तौर पे बोल सकते हैं। यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर क्या करेगा? इस इमेज को भेजेगा ब्रेन में। ब्रेन में ये ऑप्टिकल नर्व से जाएगा, है ना। फिर ब्रेन में ये इमेज आएगा कि ये देखो ये क्या चीज़ है। फिर ब्रेन जो है ना डिसाइड करेगा, अरे ये पहले से देखा हुआ है, बोलेगा ये तो पेन है, पहले से देखा हुआ है। तो फिर हम जो है इसको पहचानते हैं कि हाँ ये एक पेन है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम अगले चैप्टर में देखेंगे, है ना। उसका कहीं इस्तेमाल होता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में, है ना। माइक्रोस्कोप में जो है लेंस का यूज होता है ना। टेलीस्कोप यदि देखें तो टेलीस्कोप में
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है और रिफ्रैक्टिंग भी, है ना। वहाँ पे कभी मिरर भी यूज होता है और कहीं पे लेंस भी होता है ना, दोनों होता है। तो ये सब है कि हम जो चैप्टर पढ़े हैं उसका डेली लाइफ में यूज कहाँ करना है। तो डेली लाइफ में यूज कहाँ करना है, तो हम जो है इमेज जो देख रहे हैं तो वही एक एप्लीकेशन हो गया लाइट का, है ना। कहीं यदि टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप यदि यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या है, लाइट का एप्लीकेशन है ना। तो इतना के बाद हमारा जो है चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंप्लीट होता है ना। ये कंप्लीट होने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि इससे सारा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा, सारा न्यूमेरिकल जो है बन जाएगा, है ना। तो क्लास 10 के लिए इतना ही है, इनसे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से ही हम थैंक्स बोलते हैं, आगे पढ़ते रहना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू।